नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आप सबके लिए आज हम लेके आए हैं हिंदी की जो प्रश्नोत्तरी है अपनी, उसी को लेके बात करेंगे। हिंदी में अपने जो व्याकरण का एक बिंदु है हमारे यहाँ, जिसका नाम है वर्ण वाला। वर्ण विचार में ये अपना टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा सवाल रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से जो राइट होता है, जो ज़्यादा नज़दीक होता है, वही हमें सही मानना होता है। तो देखिए, हिंदी में कुल वर्णों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है 44 से दिए गए हैं। तो मूल वर्ण भी कितने होते हैं, मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो मूल वर्ण कितने होते हैं, 54 होते हैं, सॉरी 44 होते हैं। और अगर कुल वर्णों की बात करें, अगर यहाँ पर ऑप्शन आता 52 नंबर का ऑप्शन आता तो वो राइट होता। और 33 क्या है यहाँ पे, 33 जो है वो व्यंजनों की संख्या रहती है। ठीक है, चलिए हमारा सवाल नंबर 2 है कि किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य का मतलब मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ट ऋतु, री और ट वर्ग जो है वो किस में आता है, वो आता है मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी में। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं, यानी जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वे कहलाते हैं स्वर, यानी स्वतंत्र रूप से जो है स्वरों को उच्चरित किया जा सकता है। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से जो है उच्चरित होते हैं। और भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को काम में लेते हैं उसे लिपि कहते हैं। और मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम होती है वो कहलाती है भाषा। चलिए हमारा सवाल नंबर 4 रहेगा कि किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियां आपको बतानी है कि कौन से वाले में अल्प प्राण ध्वनियां हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है, यानी 3 नंबर वाला उस जो ऑप्शन है जिसमें क और ल है। देखो, फ दूसरा वर्ण आ गया, ठ दूसरा वर्ण आ गया, ख दूसरा वर्ण आ गया। तो 1 3 5, 1 3 5 जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। किसी भाषा को अगर हम लिख रहे हैं तो उसका जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो लिपि कहलाएगा। अगला सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है भाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 11। अगर संस्कृत में यही सवाल आता तो इसकी जगह क्या होता, तो इसकी जगह जो है वो 13 ऑप्शन राइट होता। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शब्द निर्माण की सूक्ष्मतम जो इकाई है वो कौन सी है। शब्द निर्माण की बात की गई है, सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, शब्दों के निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वो कहलाती है वर्ण। तो यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। चलिए अगले सवाल की हम बात करें तो वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या कहलाता है, ध्वनि को क्या वर्ण कहते हैं, शब्द को, छंद को, सभी को। तो आप सबको पता होगा कि ध्वनि जो होती है उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। अगला सवाल है कि वर्णों का जो है समूह है, देखो समूह नहीं है यहाँ पे, समूह है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, कि वर्णों का समूह कहलाता है। वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है। देखो, फूलों की जो माला बनती है उसे फूल माला कहते हैं, उसी प्रकार वर्णों की जो माला बनेगी, वर्णों का जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगी। चलिए सवाल नंबर 10 है हमारा कि ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये बात मैंने अभी अभी की है, सूत्र के माध्यम से आपको याद करना है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो इसकी क्या रहेगी, मूर्धन्य रहेगी, यानी ये मूर्धा से जो है उच्चरित होता है। चलिए आगे हम बात करें कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। सार्थक की बात की गई है जिसका अर्थ निकल सके। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो मानी जाती है। और वर्ण जो है, भाषा में सीधा सा सवाल आए कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वर्ण। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल रहेगा कि ए स्वर है, किस प्रकार का जो है स्वर ए जो है वो कहलाता है। पहला है दीर्घ, अनुस्वार, हर्स्व, अयोगवा है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा, दीर्घ स्वरों की श्रेणी में। मूल स्वर तो जो है वो 4 ही हैं अपने, उन स्वरों से ही बनते हैं अपने दीर्घ स्वर, इनको संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13 है कि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है,
किस क्रमांक वाली जो ध्वनि है वो अक्षर ध्वनि के नाम से जानते हैं। देखो ये 3 अलग हैं, ये अलग अपने को एक अकेला नजर आ रहा है, तो ये वाली जो ध्वनि है वो अक्षर ध्वनि कहलाती है। चलिए अगला सवाल है कि दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो कौन सा बच गया हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ए ई उ और री छोटे जो आते हैं तीनों ही वे दीर्घ स्वर नहीं बल्कि मूल स्वर कहलाते हैं। अगला सवाल है 15वां सवाल कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग किस शब्द में हुआ है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है और इस भेंट में भी हुआ है। तो यहाँ पे गंगा जो शब्द है इसमें अनुस्वार का जो प्रयोग है वो हुआ है, बाकी तीनों में जो है वो मैं बात करूं तो चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे देखिएगा हमारा सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी इनमें से कौन सा वर्ण है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हमारे, देखो स्पर्श संघर्षी की बात करिए, स्पर्श भी करेगा और संघर्ष भी करेगा। तो यहाँ पे आपकी जो छ ज वाली जो आपका वर्ग है वो इसमें आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, झ। और ये तो जो है ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में आता है, ये मूर्धन्य व्यंजन है और ये है अपने कंठ्य वर्ण। चलिए आगे मैं बात करूं 17वें सवाल को लेके कि किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म अपने 3 श आते हैं, ये 3 श हैं और ये नहीं है, तो यहाँ पे सी हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही लगेगा कौन सा लगेगा, यहाँ पे तीनों से जो आते हैं वो महाप्राण जो है वो वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों जो है वो अल्प प्राण है, य र ल व, ये 4 अल्प प्राण है, बाकी श है जो है वो महाप्राण है। चलिए 19वें नंबर का सवाल है हमारा कि क्षय वर्ण किसके योग से बना है, जो क्षय बना है वो किसके योग से बना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क और क्षय से मिलकर बना है क्षय। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। बढ़िया से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो देखो कैसे लेके मैं तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन ये कैसे मैं तक की जो संख्या होती है वो 25 होती है, यानी ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। द्वित्व में देखो दोनों च आए हैं, यहाँ पे 2 त आए हैं, यहाँ पे 2 ग आए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो वल्गा जो शब्द है उसमें एक ल आया और एक ग आएगा, तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन यहाँ पर मान सकते हैं। चलिए हमारा 22वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट हो जाएगा, द जो है यहाँ पर घोष वर्ण है। चलिए बाकी सारे के सारे जो है वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल है कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, टेट है डेड है, तो यहाँ पे ये क्या है मूर्धन्य ध्वनियां मानी जाती है। पैप है जो है वो यहाँ पे ओष्ठ्य वर्ण है, सारे में लिख देता हूँ घबराइएगा नहीं, ओष्ठ्य है ना। और च छ ज ज ईचू यशाणाम तालु क्या रहेगा, तालु रहेगा। और तुलसा नाम दंत, तो दंत वर्ण जो है वो ये वाले हैं, तालव्य वर्ण जो है वो च छ ज ये है, और ओष्ठ्य वर्ण है पैप है बैब है मैं। चलिए आगे मैं बात करूं 24वें सवाल को लेके कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, वे कौन सी ध्वनियां होती हैं जिनको हम अनुस्वार कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियां हैं वो क्या कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। चलिए आगे मैं बात करूं स्वतंत्र रूप से उच्चारित जो होगा वो वर्ण होगा, स्वर के साथ में व्यंजन होगा, और व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां जो है वो तो पता नहीं क्या होंगी, है ना। चलिए 25वें नंबर का सवाल है कि स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित र जो है वो कौन से वाले ऑप्शन में है। तो देखिएगा यहाँ पे इस र में जो है वो ए मिला हुआ है, इसमें स्वर मिला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2 नंबर वाले में, तो 2 नंबर वाले में जो है इस र में र अकेला है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो रहा है। बल्कि मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर भी र में आ मिला हुआ है और यहाँ पर भी र में ऊ मिला हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ जो है वो किस प्रकार के वर्ण माने गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से जो है
ओ और औ का उच्चारण होता है तो ए प्लस ऊ से बना है, तो ए जो होती है वो कंठे ध्वनि है और ऊ जो होता है वो ओष्ठ्य ध्वनि होती है। तो यहाँ पे जो ओ और औ है वो क्या होता है, कंठोष्ठ्य ध्वनियों की श्रेणी में आता है। चलिए हमारा अगला सवाल है 27वें नंबर का कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, कौन से स्वर में भाई पार्श्विक व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, पार्श्विक जो व्यंजन है उसमें खोजना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ले जो है वो पार्श्विक व्यंजनों की श्रेणी में आता है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि ख वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। ख वर्ण बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से क्या है। देखो यहाँ पे ओष्ठ्य तो हो नहीं सकता, कंठे ध्वनि है, तो यहाँ पे बी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सी नासिक तो हो ही नहीं सकता। ओ तालु ईचू यसानाम तालु, तो ई वाली जो लाइन होती है, जो वर्ग होता है उसमें होता है ख सॉरी जो है उसमें होता है तालव्य वर्ण, और क ख ग ग ड में होता है तो कंठे वर्ण। चलिए आगे बात करें, 29वें नंबर का सवाल है कि पै का उच्चारण स्थान बताना है। पै कहाँ से बोला जाता है, होठ से बोला जाता है, तो ओष्ठ्य ध्वनियों की ये श्रेणी में आता है। अगला सवाल है हमारा कि ई स्वर है, किस प्रकार का स्वर है भाई। तो ई जो है वो कहलाता है मूल स्वर। ये ए है, ई है, छोटा ऊ है और री, ये 4 जो है वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मूल स्वर। क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इन स्वरों के योग से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़िएगा, 31वें नंबर का सवाल है कि व्यंजनों की संख्या होती है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि नासिक की ध्वनि नहीं है। नासिक की ध्वनि इनमें से कौन सी नहीं, मैं भी है, न भी है और ए भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो ए सही रहेगा। नासिक की ध्वनि जो है वो ए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 हमारे सवाल हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, यहाँ पर आपको हिंदी और जीके से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 33वें नंबर का सवाल है कि हिंदी शब्दकोश के क्रम की प्रारंभिक ध्वनि जो है वो क्या कहलाती है। प्रारंभिक ध्वनि की मैं बात करूं तो प्रारंभिक ध्वनि जो है वो कहलाती है नासिक के, यानी जिनका नाक से उच्चारण होता है वे, जैसे यहाँ पे अनुस्वार है, चंद्र बिंदु वाले, वो सारे अनुस्वार जो है वो सबसे पहले शब्दकोश की श्रेणी में आता है। डिक्शनरी शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को। चलिए आगे मैं बात करूं कि शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है, सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आएगा। तो यहाँ पर मैंने अनुस्वार की बात की, रंग में अनुस्वार लगा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले यही आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। आगे बढ़े कि अडे और अढे, देखो ओ अडे कोनी, ओ अडे और अढे, अडे और अढे व्यंजन क्या है, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं उत्क्षिप्त। यानी जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो उछलती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं, अडे और अढे को। जैसे सड़क में सड़क आता है, ये फारसी भाषा के हैं दोनों, थोड़ा सा ध्यान इनका रखना है। तो 35 हमारे सवाल हो चुके हैं। ये सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।